एनवायरमेंटल एथिक्स और इकोलॉजिकल एथिक्स। इस चैप्टर में एनवायरमेंट एंड एथिक्स के चैप्टर में हम सबसे पहले एनवायरमेंटल एथिक्स और इकोलॉजिकल एथिक्स की मीनिंग, नीड एंड स्कोप देखेंगे। देन उसके बाद पॉल्यूशन से बात करेंगे, पॉल्यूशन रिलेटेड मतलब उसका मीनिंग, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन वर्सेस रिसोर्स डिप्लेशन, एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द पॉल्यूशन जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देन लास्ट क्वेश्चन बनता है इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज और मेजर्स फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंडस्ट्री। एक सेकंड, ये तुम्हें दिखा नहीं होगा, हाँ, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंडस्ट्रीज दैट आर बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ये 3 टॉपिक है, छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा ईजी है समझने में, ठीक है। सो एनवायरमेंटल एथिक्स और इकोलॉजिकल एथिक्स जिसे कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट इज एनवायरमेंटल एथिक्स, ठीक है। मिनिमाइजिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। सो एडवर्स इम्पैक्ट किसका, एडवर्स इम्पैक्ट किसका, बिजनेस का, बिजनेस एक्टिविटीज का और बिजनेस का किस पे, एनवायरनमेंट पे, ठीक है। सो मिनिमाइजिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट इज एनवायरमेंटल एथिक्स, ठीक है। नाउ नीड ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन रिसोर्स डिप्लेशन। रिसोर्स डिप्लेशन में भी पढ़ेंगे, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है जिसकी वजह से रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है। ऑल्सो हार्म द एनवायरनमेंट इन वेरियस वेज, बिजनेस बहुत अलग अलग तरीकों से एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, लाइक पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एटसेट्रा। इनकी वजह से देयरफॉर इट इज़ एन अर्जेंट नीड टू इंश्योर इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट एथिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बिजनेस रिसोर्स डिप्लेशन कर रहा है और अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से अर्जेंट नीड है कि इक्विटेबल यूज हो। इक्विटेबल मतलब कि हम उतना ही यूज करें कि रिसोर्सेज भी, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और एनवायरनमेंट भी बचा रहे। सो नाउ थर्ड पॉइंट इज स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स रिक्वायर्स एडॉप्शन ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस बाय ऑल एनजीओ, ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट, ठीक है। हर एक को एनवायरमेंट एथिक्स फॉलो करने चाहिए, स्कोप हर एक के लिए है। दूसरा, एनवायरमेंट एथिक्स कवर्स ऑल एरियाज लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड ऑल अदर्स। ऑल अदर्स मतलब जो अभी हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे थे जैसे कि ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स, ओजोन डिप्लेशन, इन सब पे एनवायरमेंट एथिक्स फॉलो होना चाहिए। बहुत वाइड स्कोप है, हर एक एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए एंड हर एक चीज़ पे लगना चाहिए। ये नहीं कि हाँ तुम पॉल्यूशन रोक रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। सो अभी हमने देखा एनवायरमेंटल एथिक्स, नीड ऑफ एनवायरमेंट एथिक्स एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंट एथिक्स। अब हम बात करेंगे पॉल्यूशन की। सबसे पहले देखेंगे पॉल्यूशन का मीनिंग। सो पॉल्यूशन मीन्स इन्फेक्टिंग एनवायरमेंट विद हार्मफुल सब्सटेंसेज। सो ये जो लाइन है, इन्फेक्टिंग एनवायरमेंट विद हार्मफुल सब्सटेंसेज, ये हर एक में यूज होगी, ठीक है, जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसमें। पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, बिजनेस एज वेल एज हाउस होल्ड। अब ह्यूमन एक्टिविटीज बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है, हाउस होल्ड से रिलेटेड भी हो सकती है, हर एक बंदा पॉल्यूशन करने में लगा हुआ है। पॉल्यूशन का मीनिंग इन्फेक्टिंग एनवायरमेंट विद हार्मफुल सब्सटेंसेज। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। अब इनको डायरेक्ट पूछ ले तो इनका भी वही होगा। वाटर पॉल्यूशन मीन्स इन्फेक्टिंग वाटर with harmful substances. Same air का air pollution means infecting air with harmful substances. Same land pollution का, इसी वजह से infecting environment with harmful substances ये कीवर्ड है जिसे हमें याद करना है, उसी से हम वाटर, एयर एंड लैंड कवर कर लेंगे। देन रिसोर्स डिप्लेशन, जो अभी हमने देखा था कि हाँ बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है। उसका मतलब क्या होता है, मीन्स कंजम्पशन ऑफ सम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सम कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कि हम पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ये सब एक्सट्रैक्ट करे जा रहे हैं पर लेकिन इनको रीन्यू करना बहुत, मतलब पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, और जो कहते हैं कि हाँ दोबारा बन सकता है उसमें बहुत अरबों खरबों साल लगते हैं कि हाँ ये दोबारा रीजनरेट हो सके दोबारा। इसीलिए तो कंजम्पशन ऑफ सम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज टू सच एन एक्सटेंट दैट इट इज़ नॉट इनफ टू कीप अप विद द डिमांड। इस पेस से कर रहे हैं और इतने इस हद तक कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारी डिमांड को कॉप अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और वो रिसोर्स डिप्लेशन हो जाएंगे। मतलब कंजम्पशन ऑफ फाइनाइट और स्कार्स रिसोर्सेज, जो हमने इकोनॉमी में पढ़ा था कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है, ये है वो है।
वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट लगा के उठा के इसमें लगा देना, ठीक है। रिसोर्स डिप्लेशन मीन्स कंजम्पशन ऑफ सम नॉन रिन्यूएबल। अब ये तो नॉन रिन्यूएबल तो क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, जो रिन्यूएबल होते हैं वो जैसे एयर हो गया, ठीक है, विंड कहते हैं, एयर हो गया, विंड हो गया, और सन की जो रोशनी है, सोलर पावर, इन सबको ऑब्वियस बात है ये लगातार मिलती रहेंगी, तो इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ नॉन रिन्यूएबल ही काउंट होंगी, रिन्यूएबल काउंट नहीं होंगी। सो resource depletion means consumption of some non-renewable natural resources to such an extent that it is not enough to keep up with the demand, and resource depletion means consumption of finite और scarce resources। अगर ये इतनी बड़ी सी definition ना याद हो तो सिंपल सा consumption of finite और scarce resources, that's it, ठीक है। देन हमने देखो ये हमने कवर किया, पॉल्यूशन में मीनिंग एंड टाइप्स कवर किया, पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन देख लिया। अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे, पहले हम हमारा वो जो एक क्वेश्चन था ये वाला, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंडस्ट्री दैट आर बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज और मेजर्स फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर, ये पहले कवर करेंगे। एक सेकंड में थोड़ी ठीक कर लूँ। इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस, इसमें 5 पॉइंट है। सबसे पहला ओवरऑल स्ट्रेटजी, मतलब जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होते हैं, एनवायरमेंट इश्यूज शुड बी कंसीडर्ड वाइल सेटिंग अप न्यू यूनिट, सेटिंग अप न्यू प्रोडक्ट एंड फैक्ट्री आउटलेट ना। ओवरऑल स्ट्रेटजी मतलब जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है किसी भी नए यूनिट को सेटअप करने के लिए या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए या कोई नई फैक्ट्री का आउटलेट ओपन करने के लिए, उस टाइम हमें एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पहले ही कंसीडर करने चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज इको फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए, हमें प्रमोट करनी चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एथिक्स एंड एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स की। हाँ, हम अपने एनवायरमेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर उसे कैसे ठीक रखा जा सकता है उसके प्रति, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट जो हमने 3R पढ़े हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड इंस्टॉल एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी सिस्टम। देन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए, जैसे पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस बनी हुई है, एंड ISO 14000 एंड 14001, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट कि हाँ ये दिया है तो मैंने लिख दिया कि ठीक है, अगर तुम ये लिखते हो तो ये कवर हो जाएगा कि हाँ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, उनमें से ये 2 भी स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिसी एंड गाइडलाइंस है, उन्हें फॉलो करना चाहिए। सो ये कुछ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट आता है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम की, देन बात करेंगे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, फिर एसिड रेन, देन ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, देन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। स्टार्टिंग विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, कि इस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करें कि वो हमारी प्रेजेंट नीड्स भी फुलफिल करे, बट लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ ना करें हमारी फ्यूचर नीड्स को, ठीक है। सो इट एम्स टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमारे प्रेजेंट में और फ्यूचर में। इट इंश्योर्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन विद इकोनॉमिक इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट की, हाँ इको फ्रेंडली तरीके से डेवलपमेंट हो सके और इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके। इट इंश्योर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के साथ साथ इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो सके। की स्टेप्स और एरियाज क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? यूजिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, वेस्ट रिडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। ऑब्वियसली बात है, अगर हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सोलर पावर्स वगैरह यूज़ करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप हो रही है, ठीक है। एनर्जी को कंजर्व करेंगे, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करेंगे, वेस्ट रिडक्शन करेंगे एंड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे और रिसाइकलिंग करेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वी कैन से परपेचुअल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी, ठीक है। देन बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम की। सो ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायर्स इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट निकलने के बाद जब हम काउंट करते हैं कि हाँ डायरेक्ट लेबर कितना है, डायरेक्ट मटेरियल कितना, प्राइम कॉस्ट क्या है, ये ओवरहेड्स कितने, उन सब में हमें एनवायरमेंट कॉस्ट भी ऐड करनी चाहिए। ये रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है। अब वो जो एनवायरमेंट की कॉस्ट हम ऐड करेंगे उसके बेनिफिट्स क्या है कि ट्रू कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट शुड इंक्लूड द एनवायरमेंटल कॉस्ट। एक ट्रू कॉस्ट है वो सिर्फ लेबर
मटेरियल और ओवरहेड्स को ही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हुआ है उस प्रोडक्ट को बनाने में और उसे ठीक करने में कितनी कॉस्ट आएगी उस एनवायरनमेंट कॉस्ट को भी ऐड करता है। दिस वुड इनेबल द कंज्यूमर्स टू ऑब्जेक्टिवली एनालाइज विच प्रोडक्ट टू बाय। ऑब्वियसली बात है, कंज्यूमर को पता होगा कि ये एनवायरनमेंट पे ज़्यादा नुकसानदेह है, ये सही प्रोडक्ट है, हमें ये चूज़ करना चाहिए, ये नहीं चूज़ करना चाहिए। हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि पॉल्यूटर मस्ट पे द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। जो पॉल्यूशन करेगा वो उसको ठीक करने की कॉस्ट भी बियर करेगा। ठीक है, तो हेल्पफुल होगा इम्प्लीमेंट करने की, कौन कितना पॉल्यूशन कर रहा है और उसे कितना पे करना है। सो हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। एनवायरमेंटल कॉस्ट बेसिस फॉर ग्रांटिंग सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती हैं वो हेल्पफुल होगा उन्हें डिसीजन लेने में कि किसे कितनी सब्सिडी देनी है ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट, कि कौन कितना इफेक्ट डाल रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, नाउ पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पॉल्यूटर मस्ट पे द, वही अभी हमने पढ़ा है, पॉल्यूटर मस्ट पे द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। पॉल्यूशन को प्रिवेंट और कंट्रोल करने की कॉस्ट वही बियर करेगा जिसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ है। देन बात करेंगे हम एसिड रेन की। एसिड रेन, रेन दैट कंटेन्स यूजुअली हाई प्रोपोर्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस? हार्मफुल सब्सटेंसेस ज़्यादा मात्रा में जिस रेन में होंगे वो एसिड रेन कहलाती है। लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जिसमें ज़्यादा होता है। नाउ इसके इफेक्ट क्या होते हैं? डैमेज फॉरेस्ट, जंगलों को डैमेज करती है। कॉजेज मेजर हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ को भी मेजर हार्म होता है। डेंजर टू वाइल्ड लाइफ एंड कॉजेज एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ में जैसे कनाल्स हो गई, रिवर्स हो गई, उनमें एसिडिफिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से मछलियाँ मरने लगती हैं। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन क्या है? मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। इट इज़ ए बिग थ्रेट टू ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ। ये क्वेश्चन आना उतना कोई इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मीन्स इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर। मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ये जस्ट हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे तब हम खुद भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने बचपन से ये सब चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, सो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या होंगे? हायर टेम्परेचर, ग्लेशियर्स विल मेल्ट causing sea levels to rise, reduce agriculture yield, extinction of several species of plant and animals, increase in the intensity and frequency of natural disasters। इसको जस्ट एक बार गो थ्रू करना है कि हाँ पर, लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू इंश्योर देयर एडिक्वेट सप्लाई फॉर फ्यूचर जनरेशंस। नेचुरल रिसोर्स का मिनिमम यूज़ करना और ये हम इंश्योर कर सकें कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास एडिक्वेट सप्लाई रहे। ठीक है, गाइडलाइंस क्या है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की? वन की इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ कंजर्वेशन मेथड्स, कि किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, उन मेथड्स की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिसीज कोड्स प्रॉपर तरीके से बनाने चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के और उसे कंजर्व करने के। इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग बिजनेस एंटरप्राइजेज दैट कंजर्वेशन लीड्स टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस। बिजनेस एंटरप्राइजेज की अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि कंजर्वेशन अगर हम करेंगे तो वो इकॉनमी की भी प्रोग्रेस करेगा। ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से 1, 2 या 3 मार्क्स का डेफिनेशन के तौर पर पूछ लेते हैं। सो वी शुड डील इट प्रॉपरली। सबसे इंपॉर्टेंट है ये इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस जिसके 5 पॉइंट है। देन पॉल्यूशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए ताकि हम लिख सकें, छोटी सी है, इतनी कोई खास बड़ी डेफिनेशन भी नहीं है। एंड एनवायरमेंटल एथिक्स। सो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट एथिक्स, वर्क प्लेस एथिक्स, ये कर लिए। अब हम एथिक्स इन मार्केटिंग करेंगे। देन फिर एक, वैसे तो एथिक्स इन मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ही है बट लेकिन थोड़ा अलग अलग करके पढ़ने में ईजी हो जाता है। लास्ट में बचेगा एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। देन कंप्लीट एथिक्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।